डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है हार्मोन। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया गया, तो हार्मोन किसे कहते हैं, इसे ग्लैंड क्या है ये बता दिया गया था, और इसे डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये सारी डिस्कशन हो गई थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसके एक्शन के बारे में पढ़ा था, क्या अगर ये कम निकलता है तो भी डिजीज़ है, अगर ज़्यादा निकलता है तो भी ये डिजीज़ के अंदर क्यों काउंट किया जाता है। हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एड्रेनल ग्लैंड से, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या कहा गया था, एड्रेनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो बताया गया था किडनी के ऊपर। किडनी आपको जो दिखता है इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको क्राउन शेप दिखता है। इस क्राउन शेप का वजन होता है 2 से 4 ग्राम। अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये किडनी के जो पार्ट है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। बाहर वाला पार्ट को कहा गया कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट को कहा गया है मेडुला। बाहर वाले पार्ट को क्या कहा गया है, कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को क्या कहा गया है, मेडुला कहा गया है। ठीक है, मेडुला से भी हार्मोन सीक्रेट होता है और अंदर बाहर वाले कॉर्टेक्स से भी आपका हार्मोन सीक्रेट होता है। बाहर से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम क्या है, कॉर्टिजोल हार्मोन। अंदर वाले का नाम क्या था, मेडुला था। मेडुला से क्या निकला था, एड्रेनल ग्लैंड निकला था। एड्रेनल ग्लैंड को कहा जाता था फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, क्यों, इसके फंक्शन के कारण। इसके अगर ये हमारे ब्लड में, अगर ये सीक्रेट होकर ब्लड में आता है तो हमारे बॉडी के अंदर देखा जाता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन है, सांस लेने का रेट बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और ये फियर एंजाइटी में भी ये बहुत काम करता है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब किस बारे में बात करने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए थायराइड ग्लैंड क्या, सुनिएगा अब, ध्यान दीजिए इधर पहले। देखिए ये हमारा नेक दिख रहा है, तो हम लोग अगर गर्दन को यहाँ पकड़ते हैं और इसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा देते हैं, गर्दन को यहाँ पकड़ना है, थोड़ा ऊपर को उठाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक चौड़ा करके, मतलब एक ब्रॉड आपको कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा हाथों में, यहाँ पे कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा। तो अगर आप इसे गर्दन कहते हैं, तो गर्दन के अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है। तो ये पार्ट जो है इस जगह पे आपका दिखता है थायराइड। क्या दिखता है आपको, थायराइड दिखता है। ठीक है, क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, थायराइड दिखेगा। तो थायराइड का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो देखिए थायराइड एक ग्लैंड है। थायराइड क्या है आपका, एक ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है। थायराइड क्या है आपका, हार्मोन सिक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या, ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से निकल रहा है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारे बीएमआर को कंट्रोल करना। बीएमआर मतलब क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उसको कंट्रोल ये करता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव, जैसे कि आप जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या था, बहुत सारी एनर्जी लूज हो रही होती है। आप कहेंगे कैसे, तो जब काम नहीं कर रहे हैं, एक से मतलब सो रहे होंगे या रेस्ट में होंगे, आप उस समय सांस ले रहे हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड काम कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो इन सभी के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसी एनर्जी को कहा जाता है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट। किस रेट से आपकी एनर्जी लैप्स हो रही है, समझा पाए। तो ये बीएमआर को कंट्रोल करता है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसके साथ ही साथ एक और चीज़ इसे कंट्रोल करता है, उसके नाम है क्या, मेटामॉर्फिज्म। ये मेटामॉर्फिज्म क्या है, मेटामॉर्फिज्म मतलब होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कैसा चेंजेस हो रहा है, आप इस तरह समझिए कि जैसे आप टैडपोल देखते हैं, तो जब वो बचपन में रहता है तो उसके अंदर पूंछ होती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो टोड बन जाता है, यानी मेढक बन जाता है, उसकी पूंछ गायब हो जाती है। आपने देखा होगा कैटरपिलर, तो कैटरपिलर क्या होता है, आपको दिखने वाला कीड़ा होता है जो रेंग रहा होता है, प्यूपा बनता है, उसके बाद से वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर आप कंपेयर करके देखिए, कहाँ कैटरपिलर रेंगने वाला कीड़ा और कहाँ बटरफ्लाई उड़ने वाली सुंदर सी तितली, कितना बड़ा चेंजेस है। तो इतना बहुत ही जो बड़ा चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म किस हार्मोन के कारण होता है, थायरॉक्सिन के कारण होता है। अब कहेंगे सर ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ काम करता है, तो एट द एज ऑफ पुबर्टी इन फीमेल,
तो देखिए फीमेल के अंदर क्या होगा, जब वो 11 या 13 साल की बच्ची आती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। तो वो क्या बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है। क्यों? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहा जा सकता है कि एडोलेसेंस की तरफ बढ़ती हैं। तो ये मेटामॉर्फिज्म किसके कारण आ रहा है आपके बॉडी के अंदर? थायरॉक्सिन। बॉयज़ के अंदर क्या हो रहा है, और इस समय क्या होता है, स्पर्म बनना है और सीमेन बनना शुरू होता है। एक फीमेल के अंदर एग्स रिलीज होना शुरू होता है, यानी एडोलेसेंस की शुरुआत होती है मेल के अंदर भी। तो ये क्या हो गया आपका? थायरॉक्सिन। तो मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा, तो ये आपका थायरॉक्सिन के कारण हो रहा होता है। ठीक है, इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक को बढ़ाती है और कमाती है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप सांस लेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा फूड बर्न होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इसीलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये डाइजेशन को हेल्प करती है, क्योंकि बीएमआर बता दिया गया। ये हमारे ग्रोथ को भी बहुत हद तक, स्केलेटल ग्रोथ को भी बहुत हद तक कंट्रोल करती है। कैसे? सुनिएगा, अगर किसी बच्चे के अंदर ये थायरॉक्सिन की बीमारी होती है, यानी कोई बच्चा जन्म लेता है उसके थायरॉइड ग्लैंड डेवलप नहीं हुआ है, तो उसे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है क्रिटिनिज्म। क्या नाम होता है? क्रिटिनिज्म। इससे कहते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्रिटिनिज्म होने के कारण बच्चा ड्राफ्ट रहेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और एक सर्टेन एज के बाद उसकी मेंटल रिटार्डेशन, यानी कहा गया ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी बुद्धू सा रहेगा। ठीक है, आप कहेंगे बड़ों में अगर ये बीमारी होती है जिसके अंदर थायरॉक्सिन नहीं निकलता है तो उन्हें हो जाता है मैक्सोडेमा। क्या हो जाता है आपका? मैक्सोडेमा। ठीक है, ये बीमारी का नाम है। आप कहेंगे सर क्या इससे खाली यही बीमारियां होती है? नहीं, इससे एक और बीमारी होती है, उसको कहते हैं गॉइटर। थायरॉक्सिन अगर बॉडी के अंदर से कम निकले, देखिए मैं बात कर रहा हूँ थायरॉक्सिन के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, याद रखिएगा, वो अलग है क्योंकि वो ट्रॉफिक हार्मोन इसको एक्टिवेट कर रहा है। अब ये बात सुनिए, यहाँ से क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन का मैं काम बता रहा हूँ। तो थायरॉक्सिन के काम में मैंने क्या बताया अभी आपको? वही बीएमआर और मेटामॉर्फिज्म और बटरफ्लाई से मतलब एडल्ट। हाँ, और ये मैंने बताया कि देखिए अगर ये आपके बॉडी के अंदर कम रिलीज होता है तो गॉइटर की बीमारी होती जाती है। ठीक है, गॉइटर में क्या होता है, ये गला ना फूल जाता है। गला क्या हो जाता है? ये फूल जाता है। आपने देखा होगा ये गला फूल स्लगिश हो, बहुत ही गंदा सा दिखता है। हिंदी में से घेंगा रोग भी कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा टीवी में बहुत बार एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो गॉइटर है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन इसकी मतलब कहा गया आयोडीन की कमी से गॉइटर कम था। अब इससे एक सवाल और बन सकता है कि कौन सा मिनरल थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करता है, तो क्या कहेंगे? आयोडीन। क्लियर है? देखिए अब ये कहा गया फीमेल के अंदर ये मिल्किंग में भी हेल्प करता है, यानी जब कोई भी माँ बनती है तो जो बच्चों को दूध पिलाती है उसमें भी ये हेल्प कर रहा है, क्यों? वो भी मेटामॉर्फिज्म के अंदर काउंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। थैलासीमिया कह रहा है, एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जहाँ बॉडी हमारा आरबीसी बना नहीं पाता है। तो हम सभी को पता है कि अगर ये नहीं बना पा रहा है तो हम लोग कहेंगे आयरन की कमी है। लेकिन अगर कहा जाए किस हार्मोन के कारण ये होता है तो क्या कहेंगे आप? थायरॉक्सिन। तो ये एनीमिया की कौन सा बीमारी इससे रिलेटेड है थायरॉक्सिन से, तो क्या कहेंगे? एनीमिया। कैलोरीजेनिक तो पहले बता दिया गया, हमारे बॉडी के अंदर कितना कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगा, कितना बॉडी गर्म रहेगा, यानी बॉडी कितना एनर्जी रिलीज कर पाएगा, ये भी थायरॉक्सिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, थायराइड हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। अब बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? पैंक्रियाज के बारे में। तो देखिए पैंक्रियाज के बारे में अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहले इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो समझाते हैं आपको देखने के लिए। देखिए ये हम सब लोगों को पता है, ये क्या है आपका? स्टमक है। ये क्या है आपका? स्टमक है। और यहाँ से ग्लैंड जा रहा है, ये होता है आपका क्या? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में देखिएगा अगर तो आपको दिखता है कि एक पाइप है जो डायरेक्टली इससे क्या है, जुड़ी हुई है। पैंक्रियाज की एक डुओडेनम के अंदर जा रही है। तो ये क्या करता है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। अब जैसे मैंने इसको जूस कह दिया, खुद का पाइप देख लिया तो समझ गया हार्मोन तो होगा नहीं, हार्मोन खुद का पाइप से जाता नहीं।
तो पैंक्रियाज क्या करता है, खुद का डक्ट यानी खुद की वेसल को यूज करके डुओडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस डालता है। तो मैं कहूँगा क्या, ये क्या हो गया मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, हाँ या ना। अब पैंक्रियाज के अंदर एक एरिया होता है, सपोज मैं इस एरिया को बता रहा हूँ, एक एरिया होता है इस जगह से, मैंने पैंक्रियाज के अंदर एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मैं इसको हटा रहा, स्टमक को हटा रहा हूँ कि पैंक्रियाज कैसे समझाता हूँ। सपोज ये पैंक्रियाज है हमारा, ठीक है, ऐसा पैंक्रियाज था। पैंक्रियाज के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को कहा गया जाएगा आपका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पूरा इलाका को कहा गया आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से कितने टाइप के सेल की बात की जाएगी, 2, अल्फा और बीटा। सपोज मैं जो गोल करके सेल बना रहा हूँ ना, ये अल्फा है, क्या है ये आपका अल्फा बीटा डेल्टा जनरली मिक्स होता है आपस में, लेकिन मैं इसको सेपरेट बना रहा हूँ, कोई डायग्राम नहीं होता है इसका। और मान लीजिए कि ऐसा कटा कटा मैं बना रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया बीटा सेल है। ठीक है, एक अल्फा सेल हो गया, एक बीटा सेल हो गया। अब ये अल्फा सेल बीटा सेल करते क्या है अब यहाँ से एक ब्लड वेसल जा रही होती है, ये अपना हार्मोन इसके अंदर सिक्रेट करके डाल देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मुझे बीटा सेल से हार्मोन मिल रहा है, एक अल्फा सेल से मुझे हार्मोन मिल रहा है, हाँ या ना। अल्फा सेल से जो हार्मोन मिलता है ना, उसका नाम है ग्लूकागॉन, एच मतलब हार्मोन। बीटा सेल से जो हार्मोन मिलता है उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंडोक्रिन ग्लैंड है, क्यों, खुद का डक्ट यूज नहीं कर रहा, दूसरे का पाइप यूज कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पैंक्रियाज एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन दोनों की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मिक्स ग्लैंड। अब सवाल अगर ऐसे पूछा जाए कि व्हाई पैंक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, तो क्या कहा जाएगा, पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस and also produce hormone, so it have both exocrine and endocrine behavior, so it is called mixed gland। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। अब कहेंगे सर इसका यूज क्या है, और इंसुलिन, देखिए इसकी बीमारियां अगर पता चल जाती है, इसका यूजेस पता चल जाता है, तो इसको किस नाम से बुलाया जाएगा आप आराम से समझ जाइएगा। मैं स्टार्टिंग करता हूँ इंसुलिन से, कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका पता है ये बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकल रहा है। इंसुलिन का नाम क्या है, इसका एक नाम आता है आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी डायबिटिक के ऑपोजिट होगा, एंटी यानी क्या होगा, उसके अगेंस्ट होगा। अब देखिए मैं समझाता हूँ होता क्या है। अगर एक हेल्थी पर्सन है जिसका बीटा सेल बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है, तो हेल्थी है, फ्रेश है, एकदम सही है, उसे डायबिटीज नहीं होगी। क्यों, वो जितना मीठा खाएगा उसका बॉडी, मान लेते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा रसगुल्ला खा लिया, या बहुत ज़्यादा उसने क्या गुलाब जामुन खा लिया, या बहुत ज़्यादा जलेबी खा ली, या मिठाई खा ली, आइसक्रीम खा ली, कुछ भी मीठा खा लिया, अगर वो बहुत ज़्यादा मीठा खा लेता है तो उसके बॉडी के शुगर, मतलब बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगा। सपोज शुगर के अंदर 30 ml, कितना ml में बात कर रहा हूँ, 30 ml क्या बढ़ गया, उसके अंदर शुगर बढ़ गया ब्लड के अंदर। तो आपका इंसुलिन 30 ml बना लेगा, इंसुलिन आपका बॉडी क्या करेगा, 30 ml इंसुलिन बना के इसको क्या करेगा, यानी इसको अपोजिट बिहेवियर बना देगा, और ये वाटर बना के यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से क्या, या स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से निकाल देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना शुगर बना उतना एंटी शुगर बन गया, इसको खत्म कर दिया, हाँ या ना। लेकिन दिक्कत वाली बात कब होती है, आपका बॉडी 30 ml बना रहा है, लेकिन इंसुलिन 4 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml बन रहा है, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा आपके बॉडी के अंदर शुगर बच जा रहा है। तो एक्स्ट्रा शुगर बच जा रहा है, यानी आपको क्या हो गई, शुगर की बीमारी। तो आपके ब्लड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि शुगर है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो डायबिटीज ना हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन को बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ है और खाने पीने का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन के जो सेल है, बीटा सेल, वो डैमेज होने लगते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर खाने से, यानी क्या मैदा खाने से या मैदा का प्रोडक्ट खाने से बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ग्लाइको क्या कहते हैं उसे, गेलोटीन या जेलोटीन समथिंग कहा जाता है, ग्लूटीन समथिंग, वो ऐसा कुछ पाया जाता है जो बीटा सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। पहले के लोगों को नहीं होती थी, क्यों? उनका खाना का बिहेवियर अच्छा था। तो इंसुलिन बहुत लोग के अंदर क्या जाता है, बीटा सेल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो अब क्या किया जाए, इंसुलिन लेना पड़ता आप जो भी चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जियां खाओ, सबके अंदर तो ग्लूकोज है ही, तो शुगर तो आ ही रहा है। तो क्या होता है ना, अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसुलिन को देखिएगा, बहुत लोगों को जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, कहा जाता है शुगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसे क्या किया जाता है ना, इंसुलिन की जो दवाइयाँ आती है, इंजेक्शन निकाल कर उनके पेट में दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, 15 मिनट के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों? बॉडी के अंदर इंसुलिन चला गया, उसने जितना भी एक्स्ट्रा शुगर था सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, अब बॉडी नॉर्मल हो गया। क्लियर है? अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, बीमारी। आपका 30 ml बन रहा है, 50 ml बना दे तो क्या होगा, शुगर बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, डेथ भी हो सकता है। शुगर का माप तो डायबिटीज़, दोनों में बीमारी है। देखिए याद रखिए, मोस्टली हार्मोन ज़्यादा निकले तो बीमारी, कम निकले तो बीमारी। ठीक है, एक बीमारी ऐसी भी है जहाँ पे शुगर अगर हद से ज़्यादा, मतलब इंसुलिन हद से ज़्यादा बनती है, तो वो लोग मीठे की क्रेविंग होते हैं, उन्हें अगर मीठा ना मिले तो मर जाएंगे। रोज मीठा खाना पड़ता है। रोज़ की जब उन्हें बॉडी के अंदर वैसा फील होता है तो बहुत ज़्यादा उन्हें मीठा खाना पड़ता है, उनका डेथ हो जाएगा। ये भी बीमारी है। और शुगर और डायबिटीज अलग अलग होता है। शुगर डायबिटीज़ देखिए मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ मिलेटस की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ मिलेटस की, तो वो इंसुलिन से रिलेटेड है। और एक होता है डायबिटीज़ इंसिडिपिटस, वो अलग है, वो वैसोप्रिन से जाएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये मैं जो डायबिटीज़ बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ मिलेटस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लूकागॉन। किसके बारे में बात करते हैं, ग्लूकागॉन। ये तो तब हुआ जब आपका शुगर बढ़ रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है। जैसे आप देखते हैं, जैसे मुझे ही देख लीजिए या फिर आसपास बहुत सारे लोगों को देखिए, हेल्दी पर्सन कहने का मतलब जो हल्का सा मोटा होगा, हल्का सा बल्कि होना चाहिए। क्यों? देखो जनरली ऐसा, देखो आपने बहुत बार सुना होगा जीरो फैट, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं है। वो दिखने और सुनने में तो अच्छा लगता है, बट रियलिटी में क्या उतना अच्छा होता है। अब इस तरह समझिए, अगर आप बीमार पड़ गए या कोई ऐसा जगह पर जहाँ पे भूख आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको खाना उतना मिल नहीं रहा, क्योंकि बीमार होते हैं तो पूरा दिन में शायद दो कोर या एक कोरी खाते हैं, उससे ज़्यादा तो खा ही नहीं पाते। माँ खिलाती है ना एक कोर करके, या फिर आधा रोटी या कोना रोटी खिलाती है। हमारे बॉडी को मान के चलिए कि 2000 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। तो जब 2000 किलो कैलोरी चाहिए, अब खाना खा रहे, इतना कम खाना खा रहे हैं कि कितना 500 कैलोरी भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा। तो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट, कुछ सांस लेना है, ब्लड फ्लो करना, हार्ट को बीट कराना है, इन सब चीज़ों के लिए तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? तब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं, तो फैट जम जाता है, चेहरा थोड़ा मोटा हो जाता है, फिंगर थोड़े मोटे हो जाते हैं, हम लोग मोटे मोटे हल्के दिखते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि हमारा जो ग्लूकोज है वो बॉडी यूज़ कर पाता है। हमारा बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज वाला फॉर्मेट है, खाने का जो ग्लूकोज फॉर्मेट है, बॉडी यूज़ कर लेता है। तो उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन वो फॉर्मेट है जो हमारा बॉडी यूज़ नहीं कर पाता है, तो ग्लाइकोजन बना के हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर ये जमा हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोजन मसल्स के रूप में अंदर जमा हो जाती है। समझा पाए? अब जब आप बीमार बहुत ज़्यादा है या फिर आप डाइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप शुगर नहीं खा रहे हो। शुगर से अच्छा खासा एनर्जी मिलता है, आप शुगर नहीं खा रहे हो या कम खा रहे हो। चाहिए 2000 किलो कैलोरी, आप खा रहे हो 500, अभी भी 1500 किलो कैलोरी क्या हो रहा है, कम रहा है। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो उसमें बॉडी के अंदर से निकलता है क्या, ग्लूकागॉन। क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन निकलता है आपके बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन को निकालता है, ब्रेक करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज में जैसे कन्वर्ट करेगा, आ गया ग्लूकोज, बॉडी के अंदर शुगर बढ़ गया, हो गया मेंटेन। क्लियर है? तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चाहिए, ग्लूकागॉन भी चाहिए और इंसुलिन दोनों ही चाहिए होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डाइटिंग कीजिएगा, शुगर नहीं लेने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हमारे बॉडी को शुगर चाहिए होता है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें बता दी गई। अब देखिए एक और, इसके बाद हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो पैंक्रियास समझा पाए? देखिए आपके बॉडी के अंदर कोई भी, कभी भी अगर आप मान के चलिए एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तब समझ लीजिए आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज उसको बर्न किया गया, यानी उसको ऑक्सीडाइज किया गया, तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोनैड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोनैड्स के बारे में। गोनैड क्या है? गोनैड मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कहते हैं गोनैड्स। और गोनैड्स भी क्या होता है आपका? मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होगा आपका? मिक्स्ड ग्लैंड होगा। ठीक है, चलिए मैं बात बताता हूँ। तो गोनैड यानी क्या कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल और फीमेल कहेंगे सर दोनों अलग दिखते हैं, दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होगा, अलग होता है। मेल क्या होता है? आउटसाइड बॉडी। क्या होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी। इनका क्या होता है? इनसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, इनसाइड बॉडी। क्लियर? इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं टेस्टिस। इसे क्या कहा जाता है? ओवरी। अभी टेस्टी कहाँ पाया जाता है? स्क्रॉन्टम में पाया जाता है। स्क्रॉन्टम क्या है? स्क्रॉन्टम है बॉडी के बाहर चमड़े की थैली में, बैक के अंदर दो टेस्टिस झूल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है टेस्टिस। और टेस्टिस ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? क्योंकि ये जो टेस्टिस है वही आपका क्या बनाएगा? स्पर्म। क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। क्लियर है कि डाउट है? ठीक है, अब इसमें से सवाल बनते हैं, स्पर्म कैसा होता है? मैं बता रहा हूँ, स्पर्म ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे नेक आएगा, नेक के बाद क्या होगा आपका, इस तरह से आएगा। इसके अंदर होता है गैमेट। तो स्पर्म क्या कैरी करता है, आगे जाके इसके अंदर और पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर या तो एक्स या तो वाई। क्या कैरी करता है? वाई, ये कैरी करता है। फीमेल क्या बनाती है? एग। फीमेल क्या बनाती है? एग, ओवरी के अंदर से। और टेस्टिस, देखो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाया जाता है, फीमेल ओवरी के अंदर एग ले के पैदा होती है। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखता है। एग इसके कंपेयर में बहुत गुना बड़ी होती है, विजिबल है, आंखों से भी दिखती है ये। ठीक है, एग दिखता है कैसा? एग ऐसा दिखता है। अगर मैं इसके काट के दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखता है, अंदर में गैमेट होता है। ये हमेशा एक्स लेके पैदा होती है। ये होता है तुम्हारा। क्लियर है? अब इसी को कहा गया गोनैड्स। क्या कहा गया? गोनैड्स। अब बात सुनिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये तो बता दिया गया पेयर में होता है। मेल का सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। अब कहेंगे सर यहाँ तो हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे, आपने बॉडी पार्ट्स और उसके स्पर्म के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए टेस्टिस बनाते एक हार्मोन सिक्रेट करता है, मेल का हार्मोन जिसे कहते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल के अंदर कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? ओएस्ट्रोजन। क्या निकलता है? ओएस्ट्रोजन। तो टेस्टिस का फंक्शन पढ़ लेते हैं, टेस्टिस के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है हम लोग को। मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही तुम्हारे बियर्ड आते हैं। ठीक है, आवाज़ थोड़ा भारी होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मेल के। अब बहुत सारे मेल थोड़ा सा फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, तो वो भी हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण फीमेलिश टाइप का थोड़ा हो जाता है, चाल हो जाती है, बॉडी हो जाता है, आवाज़ के वैसा हो जाता है, या फिर बियर्ड नहीं आते, तो ये हार्मोन के कारण होता है। किसी का लेट से निकलता है, कुछ देखना 9 या 10 में होते बच्चे उसी का बियर्ड निकलना स्टार्ट हो गए, कुछ कॉलेज में उसका बियर्ड अभी तक निकला ही नहीं, ये निकलना शुरू होने वाला है। ये सब किसके कारण हो रहा है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से, मिल के टेस्टिस से। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। सेकेंडरी क्या हो गया? स्क्रॉन्टम, पेनिस, सेक्स ग्लैंड, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। ठीक है, ये आरबीसी फॉर्मेशन को भी मदद करता है, जिसे आर्थोफियोसिस कहा जाता है, यानी ये भी आरबीसी को बनाने में मदद करता है। अब मैं बात करता हूँ गोनैड ऑफ फीमेल, तो उसे क्या कहा गया? ओवरी। ओवरी से कहा गया कौन कौन सा हार्मोन निकलता है?
ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलेगा? ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, ओएस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल के लिए, ठीक है। तो फिर जैसे मेल के बारे में बात होता है तो हम लोग एक ही हार्मोन जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के बारे में कितना होगा? 2। ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओएस्ट्रोजन का मेन काम क्या है? ठीक है, ओएस्ट्रोजन निकलता कहाँ से? ग्राफिकन फॉलिकल ऑफ ओवरी। ओवरी के कहाँ से निकलेगा? ग्राफिकन फॉलिकल से, ठीक है। फंक्शन ऑफ ओएस्ट्रोजन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जो टेस्टोस्टेरोन का काम था वैसे फीमेल के अंदर ये क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पर मंथ 5 डेज 7 डेज 4 डेज का जो फीमेल के अंदर क्या होता है, जो साइकिल चलता रहता है उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। उसको ये कंट्रोल करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कंट्रोल करता है, बॉडी का शेप क्या होगा उसको कंट्रोल करता है कौन? ओएस्ट्रोजन। इसके बाद आता है कौन? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसका भी काम लगभग वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक और काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन जो मदद करता है वह बेबी इम्प्लांटेशन का, एम्ब्रायो का। जैसे मेल स्पर्म जैसे स्पर्म फीमेल के एग के अंदर जाता है तो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रायो। क्या बनेगा? एम्ब्रायो, ठीक है। और मदर के वॉर्म में लोग बच्चे बन के जमा हो जाते हैं, जैसे को कैसे ग्रो करता है। तो वो एम्ब्रायो बनने में कौन मदद करता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यानी कहा गया प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है या डाउट है? अब इसमें से कुछ डिसऑर्डर के बारे में बता दिया गया, कुछ बीमारियां। इसमें से कुछ बीमारियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है? डिस्कस कर लिया है। देखिए कुछ चीज़ें छूट रही हैं क्या? हाँ, जैसे कहा गया था आपको क्या? डायबिटीज इंसिडिपिटस, वो क्या है? ये आपका एक वो डायबिटीज है जो आपका इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर यूरिन होल्ड करने की क्षमता बहुत ही कम जाती है। आपने बहुत बार एजेड लोगों में देखा होगा, उन्होंने कहा होगा क्या कि जैसे यूरिन, जैसे उनको टॉयलेट लगता है तो वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते, उन्हें दौड़ के जाना पड़ता है विद इन अ फ्यू मिनट, ठीक है। तो वो जो डायबिटीज इंसिडिपिटस है वो किसके कारण हो रहा है? ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रीन। क्या नाम है? वैसोप्रीन। तो कभी भी डायबिटीज देख के टिक नहीं मार देना है कि आपका क्या होगा? इंसुलिन के कारण होगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे डायबिटीज इंसिडिपिटस के बारे में बात हो रही है या डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सोक्रीन, एंडोक्रीन, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। हाँ, बीमारियाँ कहते हैं ड्राफिज्म। ड्राफिज्म यानी हाइट से रिलेटेड है। तो हाइट से रिलेटेड कौन था बताइए तो? हाइड्रोक्सिन। ग्रोथ हार्मोन। हाइट से कौन था? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या था? STH। तो याद रखिएगा, आपको सभी को पता है कि हाइट यानी ग्रोथ हार्मोन होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में या फिर मैच द फॉलोइंग में आपका ग्रोथ हार्मोन लिखा ही नहीं होगा। आपको तो वहाँ पे क्या खोजना पड़ेगा? STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। क्लियर हो गया? तो कम निकलेगा तो हाइट कम, ड्राफिज्म। ज़्यादा निकलेगा तो गिनाटिज्म। कुछ लोग देखते हैं क्या ताड़ के जैसे लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबा, तो वही है। डायबिटीज इंसिडिपिटस बता दिया गया, वैसोप्रेसिन के कारण होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने, आपको ऑलरेडी बताया गया एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉबी से, पीछे वाले लॉबी से निकलता है। तो ये पूरा याद रखिएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना वाटर रहेगा और कितना वाटर निकालना है, ये कौन डिपेंड करता है? वैसोप्रेसिन से। इसके बाद है गोइटर, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। थायरोक्सिन कम निकलेगा तो भी गोइटर, ज़्यादा निकलेगा तो पानी पी लें। ज़्यादा निकलेगा तो भी गोइटर, कम निकलेगा तो भी गोइटर। दोनों ही केस में आपको गोइटर फेस करना पड़ेगा। थायराइड नहीं कहते, थायराइड की बीमारी में गोइटर वही होगी।
अच्छा याद रखिएगा, जिनको गोइटर की बीमारी हो जाती है ना, वो थोड़ा आलसी टाइप पे फील करते हैं, यानी काम करने का मन नहीं करता। तो ये मत समझिएगा कि वो कामचोर हो गए, नहीं। जब गोइटर हो जाता है तो बीएमआर का रेट बहुत कम जाता है। बीएमआर का रेट कम जाता है यानी बॉडी के अंदर एनर्जी लूज कम होगा। अगर आपने खाना खा लिया है, उसका खाना खत्म होने में बहुत समय लगेगा, एनर्जी खत्म होने में बहुत समय लगेगी, तो आपको जल्दी भूख ही नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा आलसी फील कीजिएगा। चेहरा तो ख़राब दिखता ही है, स्लगिश हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे सिम्टम क्या होता है, बॉडी क्या हो जाता है, एनर्जी कम होती है, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, बीएमआर अचानक से बढ़ गया, ठीक है, स्वेटिंग आने लगता है, पसीना आने लगता है, नर्वसनेस होने लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हाइपो हाइपर दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिए, गोइटर अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा निकलता तो गोइटर तो होता ही है, कम निकलता तो और ज़्यादा हो जाता है, यानी कम में गोइटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए लोगों को कहा जाता है कि आप सही मात्रा में आयोडीन खाइए। और जनरली ये भी सवाल एक बनता है यहाँ पे कि जो लोग आपके हिली एरिया में रहते हैं उन्हें गोइटर ज़्यादा होता है, क्योंकि हिली एरिया की जो फूड कंटेंट होता है उसके अंदर आयोडीन की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए जो हिली एरिया में होता है उन्हें गोइटर ज़्यादा देखने या थायराइड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब ऐसा नहीं कि आयोडीन आपका वो जो नमक दिखाता कि इसके अंदर हमारे आयोडीन डाल दिया गया, वही नहीं, वो खाली इकलौता सोर्स नहीं है आयोडीन का। जितनी भी मछलियाँ आप देख रहे हैं, अंडे देख रहे हैं, इन सब के अंदर आपको आयोडीन मिलेगा। और बहुत सारे आपके वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसके अंदर आयोडीन होते हैं। आप देखिएगा आपके जो स्किन के अंदर, ये जो नेल्स देखते हैं, हेयर देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं शैम्पू या फिर वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी शाइन करता है। और बहुत लोग ये शाइन नहीं करता, जो चमक नहीं होती है नॉर्मल, जो रूखी रूखी सी त्वचा होगी, दिखने में अजीब सा रफ सा दिखता है, तो ये आप कह सकते हैं किसके कारण होता है, थायरॉक्सिन के कारण ही होता है। बढ़ने से कि कम से कम वैसे ही होगा, डिसबैलेंस के कारण होगा। डायबिटीज मिलेटस तो ऑलरेडी बता दिया गया है। चमक रहा है। मिस ग्लैंड से होने वाली चीज़ें बता दी गई है, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सारी चीज़ें आपको यहाँ से बता दी गई। तो हम लोगों ने, मैं कह सकता हूँ कि एनिमल हार्मोन को पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, प्लांट हार्मोन कर लेंगे, वो एक दिन का ही है आपका, ठीक है। चलिए इसको देखिए।